Now we see combined bending and torsion or torque. अगर कोई शाफ्ट है तो उस पर एक टॉर्क अप्लाई करते हैं अपन, और साथ में वो जो शाफ्ट है उस शाफ्ट का खुद का सेल्फ वेट रहेगा, या तो कुछ सुपर इम्पोज लोड भी रह सकता है। जैसे ये कोई शाफ्ट है, यहाँ अपन कंसिडर करेंगे सपोज फिक्स, इस पर एक टॉर्क लगाएंगे। ये टॉर्शन चैप्टर इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने टॉर्शन ये चैप्टर सेंता पटेल में पढ़ा हुआ है, तो उनको ये टॉर्शन टॉर्क, उसके बाद में उसका एक छोटा सिंपल इक्वेशन जैसे कि m बाय आई सिग्मा बाय वाई ई बाय आर बेंडिंग फार्मूला, वैसे ही एक टॉर्शन इक्वेशन भी है सी थीटा बाय एल टी बाय आई पी इज इक्वल्स टू क्यू बाय आर, वो टॉर्शन इक्वेशन भी है, वो अपन टॉर्शन चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट पर अपन ने एक टॉर्क लगा दिया है, ऐसा घुमा रहे उसको टॉर्क। साथ में ये जो शाफ्ट है ये हॉलो हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, जो भी है इसका खुद का वेट रहेगा, सेल्फ वेट। कभी इस पर कुछ लोड भी लगाया जा सकता है, ऐसा कुछ मान लो रोलर्स है या कुछ ऐसा एक रहेगा मशीनरी मशीन पार्ट में। ओके, तो यहाँ पर ये टॉर्क और इसका खुद का वेट और सुपर इम्पोज लोड, इसके वजह से यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी डेवलप होंगी, बेंडिंग मोमेंट है ना। तो बेंडिंग मोमेंट कॉजेस बेंडिंग स्ट्रेसेस, सिमिलरली टॉर्क कॉजेस शियर स्ट्रेसेस। मैंने यहाँ लिखा है द शाफ्ट मे बी सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट। अभी अगर कोई लोड लगाते हैं जैसा कैंटिलीवर टाइप है, ये इधर भी अगर फिक्स कर देते हैं तो सिंपली सपोर्टेड हो जाएगा, है ना। तो ये फिक्स भी हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, जो भी है। बेंडिंग मोमेंट कॉजेस बेंडिंग स्ट्रेसेस। वी नो m by I is equal to sigma by y. This is the bending stress developed due to this load, due to moment. Okay, moment of inertia, y, extreme fiber, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। सो बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, और टॉर्क की वजह से जो इक्वेशन है T by IP is equals to Q by R, means radius, R stands for radius, T means torque. Okay, and it is IP means polar moment of inertia. Moment of inertia चैप्टर में polar moment of inertia अपन देख चुके हैं। तो साइमल्टेनियसली दो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, एक सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस और दूसरा क्यू शियर स्ट्रेस। यदि प्रिंसिपल स्ट्रेस में अपन देख चुके हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, एंड तीसरा होता है क्यू। यहाँ पर इस केस में सिग्मा वाई अवेलेबल नहीं रहेगा, जीरो, सिग्मा वाई विल बी जीरो। तो ये जो है इट इज, वी कैन से इट इज सिग्मा एक्स बेंडिंग स्ट्रेस एंड क्यू। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस की जो इक्वेशन है वो अपन आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं। सो हियर द शाफ्ट मे बी सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू ओन और सुपर इम्पोज लोड, उसका सेल्फ वेट या तो फिर ये ऊपर से लगाया गया ये लोड, सुपर इम्पोज लोड, जो लोड अपन रखेंगे एक्स्ट्रा। पुराने ज़माने में उसको लाइव लोड बोला जाता था, लेकिन अभी IS ने उसको सुपर इम्पोज लोड बोलना शुरू किया है। RCC स्टील, वहाँ पर मैं उसको इलेबोरेट करूँगा। सुपर इम्पोज यानी एक्स्ट्रा जो अपन लोड रखते हैं। एंड शियर स्ट्रेसेस, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस ड्यू टू ओन और सुपर इम्पोज लोड, एंड शियर स्ट्रेसेस ड्यू टू टॉर्शन और टॉर्क।
टॉर्सन या तो फिर टॉर्क लगाने से शियर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, बराबर है। अभी ज़्यादा कुछ न बताते हुए मैं ये डेरिवेशन कैसे आया ये बता दूंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है ये दो इक्वेशंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इफ डी बी द डायमीटर ऑफ शाफ्ट का डायमीटर कैपिटल डी, टी मीन्स टॉर्क, M stands for bending moment, ओके। नाउ टॉर्क, अभी टॉर्सन में तो वैसे देखना ही है, टॉर्क मीन्स अप्लाइड फोर्स इनटू रेडियस। अगर कोई शाफ्ट ऐसे सर्कुलर रहेगा, यहाँ पर फोर्स लगाएंगे F और P W वॉट एवर पे भी, एंड ये मोमेंट देगा इस पॉइंट से, और ये डिस्टेंस रहेगा R मीन्स रेडियस। तो F इंटू R, ये R कैपिटल भी लिख सकते हैं, F इंटू R इज द मोमेंट एंड दैट मोमेंट ड्यू टू सर्कमफरेंशियल लोड। सर्कमफरेंस में जब लोड लगाते हैं और इट कॉजेस मोमेंट एंड दैट मोमेंट इज नथिंग बट टॉर्क, ओके, इट इज टॉर्क एंड बेंडिंग मोमेंट दैट वी नो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये जो इक्वेशन आए हैं ये कैसे आए हैं ये मैं आपको बताता हूँ। वी नो सिग्मा मैक्सिमम, सिग्मा मिनिमम, और इसको अपन ने लिया था सिग्मा n1, सिग्मा n2, या तो फिर सिग्मा 1, सिग्मा 2, तीनों भी केस एक ही है ना। इसका इक्वेशन था अपने पास सिग्मा x प्लस माइनस सिग्मा y डिवाइडेड बाय 2, देन प्लस माइनस, प्लस साइन यूज करते हैं तो मैक्सिमम मिलेगा, माइनस साइन यूज करते हैं तो मिनिमम मिलेगा। इट इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 एंड स्क्वेयर ऑफ इट प्लस q एंड स्क्वेयर ऑफ इट। दिस इज द इक्वेशन दैट वी नो, ये अपने को पता है, ये इक्वेशन ऑलरेडी है ना। अभी इस इक्वेशन में वैल्यूज क्या पुट की जा सकती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो ताकि ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ ये पता चले आपको, ओके। तो ये इक्वेशन हो गया। अब मैं यही बता देता हूँ। सिग्मा x ये क्या है? सिग्मा x मीन्स बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस इज m by z, बेसिक इक्वेशन दैट वी नो। m मीन्स मोमेंट, जो भी मोमेंट है, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, पॉइंट लोड, यूडीएल, वो हिसाब से मोमेंट आएगी। अब z मीन्स वी नो I by y. For shaft it is circular. For circular shaft it is equals to d raised to 4 by 64 and divided by d by 2. It becomes pi d raised to cube divided by 32. बराबर है। So here z we can find like this. अब इस इक्वेशन में मैं यहाँ पे z पुट करता हूँ, या हम ऐसे ही रखेंगे तो ये 32 ऊपर आएगा, क्योंकि ये z डिनोमिनेटर में है, तो ये वैल्यू z की मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, तो ये ऊपर चले जाएगा और यहाँ पे रहेगा पाई एंड d रेज़्ड टू क्यूब, ये सिग्मा, ओके। हाँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा and this sigma we call sigma x. Sigma y is already 0, कोई y डायरेक्शन में फोर्स नहीं होगा, तो y 0 हो गया, सिग्मा y 0 हो गया ये दो। इस इक्वेशन के सिग्मा x सिग्मा y हो गए, सिग्मा y we have to consider 0 and sigma x is equal to this one. अब q की वैल्यू, q is equals to, अब ये जो इक्वेशन है मैं टॉर्सन में लेने वाला हूँ, ये इक्वेशन क्या है अवेलेबल अपने पास में, ये है T बाय आई पी इज इक्वल्स टू Q बाय R।
टी मीन्स टॉर्क। इसी इक्वेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं अभी, यहां पर Q इज इक्वल्स टू T इंटू डी बाई टू, आर मीन्स डी बाई टू, डायमीटर का हाफ, बराबर है, एंड डिवाइडेड बाय आई पी। आई पी मीन्स पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, दैट इज वी कॉल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई एक्स की वैल्यू सर्कुलर सेक्शन के लिए अपने को पता है पाई डी रेस टू 4/64, ये आई एक्स, और सर्कुलर सेक्शन ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स और वाई एक्सिस रहेगा, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस रहेंगे, तो यही दो वैल्यूज जोड़ना होगा। सो आई पी विल बी, आई पी क्या रहेगा, पाई डी रेस टू 4/32, ये आई पी की वैल्यू रहेंगी, है ना। ये 64 दो बार जोड़ना है ना, ये ध्यान में आ रहा है आपके। ये पाई डी रेस टू 4/64 प्लस पाई डी रेस टू 4/64 एंड इट इज इक्वल टू आई पी। तो ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। ओके, हो गए, यहाँ पे आईपी की वैल्यू हो गई, ये डी हो गए। व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट Q इज इक्वल्स टू, अब ये हाफ है, ये 32 है, तो ये इसके हाफ हो जाएगा, तो 16T डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू। ये तो अभी ये मैं सब मिटा देता हूं। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है, क्यू की वैल्यू ये हो जाएंगी और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 0, सिग्मा एक्स की वैल्यू ये है। ये जैसे ही अपन पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो अपने को ये ऊपर में दिया हुआ जो इक्वेशन है ये वाला मिलेगा। सो ये कैसे आया है ये मैंने आपको बताया। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप मैंने जो अभी जो बताया है वो वैल्यूज इस जो बेसिक इक्वेशन है अपना सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम के लिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, उस इक्वेशन में ये वैल्यूज मैंने जो बताई अभी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की 0 और क्यू की वैल्यू पुट कीजिए और ये आंसर आता है कि नहीं आप चेक कीजिए। ओके, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट मेजर एज वेल एज माइनर। अगर प्लस साइन यूज करते हैं तो सिग्मा वन मीन्स सिग्मा मैक्सिमम स्ट्रेस और सिग्मा 2 यानी मिनिमम मिलाने के लिए अपने को यहाँ पे ये जो माइनस साइन है वो यूज करना होगा। ओके, तो इसी इक्वेशन से अपने को मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल ट्रेसेस मिल जाएंगे व्हेन देयर इज शाफ्ट, जिसमें बेंडिंग और टॉर्शन साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहे होंगे। पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, ये जो इक्वेशन आया है ये इक्वेशन कैसे आया है? वी नो tan of 2 theta is equal to 2q डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब इसी इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करना है, मैंने जो बताई थी आपको। सिग्मा एक्स की वैल्यू जो थी ये अपनी थी 32 m डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू और क्यू की वैल्यू जो थी ये थी 16t डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू, बराबर है। यही वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो अपने को वो आंसर मिल जाएगा, है ना। सिग्मा एक्स इट इज 32 m डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब और ये 0 सिग्मा वाई की वैल्यू 0 है। ओके, यहाँ पे 2 है। ओके, एंड हियर द वैल्यू ऑफ क्यू इज 16t बाय पाई डी क्यूब। ये अगर सॉल्व करते हैं
ओके, तो यहाँ पे ये 16 है, 16 और ये 2, तो ये हो जाएगा 32, बराबर है। ये 0 है तो इसको हटाई दो भी। अब ये 32 हो गया तो ये 32 कैंसिल हो गए, पाई कैंसिल, डी क्यूब ये सभी कैंसिल हो गए। सो वी विल गेट द आंसर ओनली टी बाय एम, सिंपल। ओके, इट इज बेटर टू रिमेंबर दीज इक्वेशंस। ये इतना मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना बेटर है। ओके, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन जो है ना, इसमें का ये पहली टर्म जो है ये इसको निकाल लेना है और वो लिखना है 16 पाई डी क्यूब और ये निकालना है फिर एम स्क्वायर टी स्क्वायर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यही पूछा जाएगा। सो दीज आर द इक्वेशंस वी हैव टू रिमेंबर। यदि एक आधे बार हॉलो शाफ्ट अगर दिया है ना, मैंने बेसिक थीम जो है ये तो आपको बता दिया है कि इक्वेशंस कैसे आ गए हैं। हॉलो शाफ्ट के लिए सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिनिमम, सिग्मा 1, सिग्मा 2 इज इक्वल टू 16 डी। ये यहाँ पर डी कैंसिल नहीं होता है हॉलो होने की वजह से, बराबर है। सो ये डी रहेगा और यहाँ पे डी रेस टू 4 रहेगा। यूनिट के हिसाब से वो डी क्यू भी है ये, क्योंकि ये डी और ये डी कैंसिल हो जाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली कैंसिल नहीं होते, सॉलिड शाफ्ट है तो वहाँ पे डी जो है ये एक डी कैंसिल होता है, डी क्यूब आता है, इतना डिफरेंस है, बाकी सब एज इट इज है। ओके, सिर्फ इतना ही आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है हॉलो शाफ्ट के लिए। हॉलो शाफ्ट के लिए एक रिमेंबर करने के लिए यहाँ पर डी, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये डी लिखेंगे तो ये तो अपने को पता ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप देख चुके हैं ऐसे प्रॉब्लम्स। ओके, इसके साथ साथ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस में भी इस टाइप का हॉलो पोर्शन के प्रॉब्लम अपन देख चुके हैं। ओके, सो दीज आर द इक्वेशंस वी हैव टू रिमेंबर। सो ये इक्वेशंस डायरेक्टली आप अगर रिमेंबर करते हैं वो बेटर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, पहले ये देखते हैं बाद में इधर देखेंगे। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, ये अगर समझ में आ जाता है तो फिर ये सिंपल है, एक ही समझ में। ये होता क्या है, अगर कोई एक शाफ्ट है या कोई बीम है, जो भी है, जिस पर एक सिंपल बेंडिंग मोमेंट लोड लगाने के बाद आ सकती है। जैसे ही कोई लोड लगाएंगे तो मोमेंट प्रोड्यूस होंगी, और मोमेंट प्रोड्यूस होंगी तो बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे बीम के अंदर या शाफ्ट के अंदर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड और सेल्फ वेट जो भी है। ये अपन ऑलरेडी बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर में देख चुके हैं। अभी सेम बीम पर यदि मोमेंट लगाए, सेल्फ वेट सुपर इम्पोज जो भी है, मोमेंट लगाए और साइमल्टेनियसली टॉर्क भी लगा दिया है, ट्विस्टिंग भी कर रहे हैं उसको, फिर से वहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप होंगे। सिग्मा 1 अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वेशन है ना, तो वो सिग्मा 1 स्ट्रेस डेवलप होंगे। अभी यहाँ पे कंपेयर करना है कि सिंपल अगर प्योर सिर्फ बेंडिंग है, सिर्फ बेंडिंग है, तो जो ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे उतने ही ट्रेसेस उस मटेरियल में प्रोड्यूस करने के लिए मोमेंट और टॉर्क ये दोनों अगर लगाएंगे उसी बॉडी पर, यानी एक बॉडी है ये सेम, इस पर सिर्फ एक्सटर्नल लोड से मोमेंट आएंगी और उसके वजह से ट्रेसेस डेवलप होंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस, ये अपन देख चुके हैं। अभी उसी मटेरियल पर लोड लगा दिए, सेम लोड नहीं रहेगा, कुछ तो भी लोड लगाएंगे तो वहाँ पर मोमेंट भी आएंगी और उसी शाफ्ट को अपन टॉर्क भी दे रहे, ट्विस्टिंग भी कर रहे हैं, तो उससे एक स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, है ना। ओके, ये दोनों भी स्ट्रेसेस सेम रखना है, सेम आना चाहिए। ओके, तो मैं उसके लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको आइडियाज ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। ओके, अभी
कोई एक शाफ्ट है, उस पर मैंने मोमेंट लगा दी, एक सपोज टू बी 5 किलो न्यूटन मीटर ये मोमेंट लगा दी। उसी पर मैंने टॉर्क भी लगा दिया है, एक 7 कुछ ये टॉर्क लगा दिया है। ये मोमेंट और टॉर्क लगाने के बाद सिग्मा 1 जो इक्वेशन इसके प्रीवियसली मैंने बताया आपको, सिग्मा 1 की वैल्यू अगर निकालते हैं, है ना, मोमेंट भी है, ये टॉर्क भी है, इक्वेशन अवेलेबल है अपने पास। सिग्मा 1 की वैल्यू सपोज टू बी आई फाउंड 9 MPa, सिग्मा 1 की वैल्यू निकाल ली। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, वो जो मटेरियल है, इस मटेरियल पे प्योर सिर्फ अगर बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं तो बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी। ये बेंडिंग स्ट्रेस मुझे चाहिए 9 MPa, जो कि ये है सेम, ये सेम वैल्यू आना चाहिए। ये सेम आने के लिए मुझे यहां पर कितनी मोमेंट लगानी होगी? ओके, सो द मोमेंट दैट आई हैव टू अप्लाई टू गेट सेम वैल्यूज ऑफ स्ट्रेसेस इन द मटेरियल, है ना, एंड दैट मोमेंट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मोमेंट। इक्विवेलेंट मोमेंट, शायद आपको ये समझ में आया होगा, है ना। मैंने ये शाफ्ट लिया, शाफ्ट पर एक मोमेंट लगा दी और टॉर्क भी लगा दिया। मोमेंट 5, टॉर्क 7, ये लगाने के बाद जो अपने पास ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन में m की वैल्यू और t की वैल्यू पुट कर दिए और डायमीटर जो भी दिया है वो पुट किया, मुझे सिग्मा 1 की वैल्यू मिल गई 9 MPa। अभी उसी शाफ्ट पर मुझे कितनी मोमेंट लगानी होगी ताकि मुझे सेम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस मिलना चाहिए? अब सिर्फ मोमेंट ही अगर है तो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होंगे, है ना, एंड बेंडिंग स्ट्रेस सपोज इट इज 9 MPa आना चाहिए। तो कितनी मोमेंट जो लगेगी ये 9 MPa आने के लिए, दैट मोमेंट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मोमेंट। सो हियर इक्विवेलेंट मोमेंट मीन इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, ME। सेंटेंस में पढ़ लेता हूँ। इन बेंडिंग मोमेंट, ए बेंडिंग मोमेंट विच इज एक्टिंग अलोन, अगर सिंपल बेंडिंग मोमेंट ही है, वुड प्रोड्यूस नॉर्मल स्ट्रेस, यानी बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे अगर सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस मोमेंट है तो, इन ए सर्कुलर शाफ्ट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, उसकी सेम मैग्नीट्यूड रहना चाहिए एज द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय बेंडिंग मोमेंट एंड गिवन ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट यानी टॉर्क, यहाँ पे ये ट्विस्टिंग मोमेंट लिखा गया है, इट इज नथिंग बट टॉर्क। अभी टॉर्शन चैप्टर आ जाएगा तो उसमें ये आइडियाज और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। एक ही बात है ना, एक्टिंग साइमल्टेनियसली, अगर बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट मीन्स टॉर्क अगर साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहे तो जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, द सेम स्ट्रेसेस वी शुड गेट व्हेन देयर इज ए बेंडिंग मोमेंट प्योरली एक्टिंग ऑन दी शाफ्ट, ओनली बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो बेंडिंग स्ट्रेस जैसा मैंने ये 9, तो बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा 1। बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन ये अपने को पता है, ये इक्वेशन मैं फिर से दोबारा यहाँ बता रहा हूँ। अभी सिग्मा इज इक्वल टू m/z, ये अपन देख चुके हैं। सिग्मा इज इक्वल टू m, अब m ही लिखा है क्योंकि मेरे को इक्विवेलेंट मोमेंट निकालना है, इसलिए मैंने सफिक्स ई जोड़ दिया है, बाकी यह भी रखे तो भी चलेगा, लेकिन m में कंफ्यूजन होगा ना, इसलिए क्योंकि ये मोमेंट अलग है ना, और ये मोमेंट अलग है। ओके, हाँ, और ये है z की वैल्यू I/y, पाई d³/32। ओके, तो इसी को अगर सॉल्व करते हैं तो 32 ऊपर चले जाएगा, 32 यमी। द सेम थिंग, सेम इक्वेशन आई हैव रिप्रोड्यूस हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी नोन। अभी मैंने आपको बता दिया ये इक्वेशन। ये दोनों कंपेयर अगर करते हैं, क्योंकि ये भी स्ट्रेस है, ये बेंडिंग स्ट्रेस है, ओके, और ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है,
मोमेंट और टॉर्क अगर साइमल्टेनियसली एक्ट होते हैं तो ये स्ट्रेसेस डेवलप होंगे मैक्सिमम। ये दोनों अगर कंपेयर करते हैं तो पाई डी क्यूब गेट कैंसल, ये 16 है, 32 है, 16 डिवाइडेड बाय 32 इट विल बी हाफ, है ना। ऊपर में आएगा 16, नीचे में 32, 16 इंटू 2 इट इज हाफ। सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, है ना। और यम ये सेम इक्वेशन रिप्रोड्यूस किया है। तो फिर मुझे मोमेंट कितनी लगानी होगी, तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट द मोमेंट दैट रिक्वायर्ड टू अप्लाई। कितनी मोमेंट लगाना होगा, अलोन सिर्फ मोमेंट ही लगाएंगे इतनी, तो अपने को 9 MPa ये स्ट्रेसेस इसमें प्रोड्यूस होंगे। एमसी के पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज इम्पॉर्टेंट ओनली। एग्जाम्पल्स वगैरह आ सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ये कई एग्जाम में ये पूछा गया है, इक्वेशन देखा है मैंने, गेट IAS में इक्वेशन पूछा गया है। ओके, सो ये हो गया। अब सिमिलर है, सेम थीम, यहाँ पर इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट निकालना है। अगर टॉर्क ही है ओनली, यहाँ पे क्या था, मोमेंट लगाए थे, है ना, मोमेंट लगाए। अब मोमेंट से बेंडिंग मोमेंट आई है। अगर मोमेंट नहीं है, सिर्फ टॉर्क है, तो उससे आती है शियर स्ट्रेस की वैल्यू। शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है टॉर्क, और ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूसेस शियर स्ट्रेसेस। तो ये शियर स्ट्रेस के बारे में इक्वेशन है, बाकी सेम है, सारी थीम सेम है। अभी मैं अगर यही न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर दूं, है ना, तो वही होगा, सेम है। यही सब रखा मैंने, मोमेंट लग रही है, टॉर्क लग रहा है, ओके, मोमेंट भी है, टॉर्क भी है, तो उससे 9 MPa ये वैल्यू आ गई। लेकिन ये जो वैल्यू है, अभी मैं यहाँ पे 9 थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि अभी शियर लेना है। ये m और t की वैल्यूज वही है, तो यहाँ पर मुझे शियर स्ट्रेस मिल गए Q, और वो आए है सपोज टू बी इट इज 10 MPa मुझे शियर स्ट्रेस मिला है। अभी उसी शाप पर मैं क्या करूँगा, ये दो लगाए थे, ये न लगाते हुए यहाँ पे मोमेंट लगाई थी मैंने, अभी मैं सिर्फ टॉर्क लगाऊंगा, ट्विस्ट करूँगा। उसका सेल्फ वेट ये निग्लिजिबल है, कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर सुपर इम्पोज लोड नहीं है, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट उसमें नहीं आएंगी, सिर्फ ट्विस्टिंग करेंगे। कोई मटेरियल है, उसके ऊपर अगर ट्रांसवर्स लोड लगाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ट्रांसवर्स लोड लगाने नहीं है, हो गया। और उसका जो सेल्फ वेट है वो भी नेग्लेक्ट करो तो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। लेकिन मुझे उसके ऊपर टॉर्क लगाना है, घुमाना है उसको, ट्विस्ट करना है ना। तो ये ट्विस्ट किया तो यहाँ पर उसमें शियर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, एंड दैट शियर स्ट्रेस शुड बी इक्वल टू सेम 10, क्योंकि यहाँ पे 10 है, ये भी 10 ही है, ये दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए। तो मेरे को ये ट्विस्ट जो है ये कितना लगाना है, जैसे यहाँ पर मोमेंट कितना लगाना है वो निकाल लेते, यहाँ पे ट्विस्टिंग टॉर्क कितना लगाना है वो निकलेगा। सो हियर इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क इज ए ट्विस्टिंग मोमेंट विच इफ एक्टिंग अलोन, ट्विस्टिंग मोमेंट एक्टिंग अलोन, इसमें सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट है, मोमेंट नहीं है, बेंडिंग मोमेंट नहीं है, ट्विस्टिंग मोमेंट विच प्रोड्यूस शियर स्ट्रेस इन ए सर्कुलर शाफ्ट। शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस 10 MPa, ओके, यही है, इन ए शाफ्ट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज द शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन ट्विस्टिंग मोमेंट, अगर ट्विस्टिंग मोमेंट भी है एंड गिवन बेंडिंग मोमेंट भी है एक्टिंग साइमल्टेनियसली। मोमेंट और टॉर्क ये दोनों भी लगाए तो जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे उतने ही स्ट्रेसेस ट्विस्टिंग मोमेंट लगाने के बाद आना चाहिए। तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट कितनी लगाना पड़ेगा ताकि उतने ही शियर स्ट्रेस डेवलप होंगे। वो सेम थिंग इक्वेटेड हियर, दिस वैल्यू इज ऑब्टेन व्हेन देयर इज ओनली टॉर्क, टॉर्क प्रोड्यूस होने चाहिए, एंड दिस वैल्यू इज ऑब्टेन
by applying moment and torque. अब ये टॉर्क डिफरेंट रहेगा, ये टॉर्क डिफरेंट रहेगा, है ना. सो दिस टॉर्क इज कॉल्ड इक्विवेलेंट टॉर्क. इक्विवेलेंट टॉर्क लगाने के बाद सिर्फ टॉर्क लगाएंगे तो टाउ मिलेगा, और मोमेंट और टॉर्क लगाएंगे अलग अलग वैल्यू के तो ये टी मैक्स मिलेंगी. ओके, तो टी मैक्स का इक्वेशन इज अवेलेबल विद अस. टी मैक्स का ये इक्वेशन है. ओके, एंड दिस इक्वेशन दैट वी नो, ये इक्वेशन अपने पास में है, वो मैंने आपको पहले ही बताया है. T by IP इज इक्वल्स टू Q by R. अब R की वैल्यू D by 2, IP की वैल्यू पाई डी रेज़ टू 4/32, ये मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया है. ये टॉर्क रहेगा, ये शियर स्ट्रेस रहेंगे. ये टॉर्क इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स इनटू R, ये ऐसे रहता है. ओके, उसके जाना नहीं है फिलहाल भी, जैसे टॉर्शन हो जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा. ओके, सो और ये कैसे आया मैंने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पर, बराबर है. सो हियर जस्ट वी कंपेयर दिस टू, ये फिर से कैंसिल हो जाएंगे, 16 भी कैंसिल हो जाएंगे और ये मिलेगा. ये दो इक्वेशंस जो है ये कंफ्यूज करते हैं एमसीक्यू में. ये अपन देख लिए रहते हैं फिर कौन सा कहाँ लगाना है. आप इतना ध्यान में रखिए, शियर स्ट्रेस में ये सिंपल रहता है ऑलवेज, इसमें ये प्लस वगैरह रहता है. ये वैल्यू गायब रहती है शियर स्ट्रेस में हर जगह, प्रिंसिपल स्ट्रेस में भी सभी जगह देखेंगे आप तो ये कम है. शियर स्ट्रेस की वैल्यू रेडियस की इतनी ही रहती है ना. तो ये छोटा जो है इक्वेशन ये रहेगा शियर स्ट्रेस के लिए, और ये इक्वेशन रहेगा बेंडिंग स्ट्रेस के लिए, है ना. ये बेंडिंग स्ट्रेस है या मोमेंट, यहाँ पर मोमेंट है तो बेंडिंग स्ट्रेस रहेंगे. ओके, तो दीज आर फ्रॉम पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. और अगर न्यूमेरिकल है तो ये भी अपन आराम से छुड़ा सकते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर. ये इक्वेशन आपको याद करना कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं है. ओके, नाउ वी सी प्रॉब्लम ऑन कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन. A solid shaft is subjected to a bending moment 2 kilonewton meter and a twisting moment of 4 kilonewton meter. ये दो दिए गए हैं, है ना. बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट. फाइंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. डायमीटर शाफ्ट का निकालना है. If permissible tensile stress and shear stress, tensile stress and shear stress is there, are limited to 700 MPa. टेंसाइल स्ट्रेस जो है ये 700 और shear स्ट्रेस जो है 400 MPa रिस्पेक्टिवली. दिस इज गिवन. नाउ अब data given as usual. Bending moment means m, it is 2 kilonewton meter, and torque, a twisting moment means torque, it is 4 kilonewton meter. ये दो चीज दी है. इसके साथ टेंसाइल स्ट्रेस यानी सिग्मा, मैक्सिमम अलाउएबल, or I can say sigma 1, it is equals to 700 MPa, and shear stress maximum is equals to 400 MPa. ये चीज़ें दी गई है. Now the question asks here diameter of shaft. अब शाफ्ट का डायमीटर ऐसा चाहिए कि बेंडिंग स्ट्रेस भी लिमिट के अंदर रहे 700 MPa, और शियर स्ट्रेस जो है वो 400 MPa के ऊपर नहीं जाना चाहिए. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे ऐसा डायमीटर अपने को प्रोवाइड करना होगा. ओके, सो हियर वी नो सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन अवेलेबल विथ अस,
16 बाय पाई डी क्यूब और यम प्लस अंडर रूट यम स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर. दिस इज इक्वेशन अवेलेबल विथ अस. बेंडिंग स्ट्रेस जो दी गई है ये 700 MPa है, न्यूटन पर स्क्वायर mm. दिस वैल्यू अवेलेबल इन न्यूटन पर स्क्वायर mm. 16 पाई डी क्यूब. यम की वैल्यू मैं जैसे कि वैसे ही रख रहा हूँ 2, बट ये किलो न्यूटन मीटर है और यहाँ पर ये वैल्यू है 2 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, दोनों भी किलो न्यूटन मीटर. अब ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में यम और टॉर्क, ये ब्रैकेट क्या है? किलो न्यूटन और मीटर, और यहाँ पे है न्यूटन mm. बाकी डायमीटर तो अपने आप अपने को भी पता ही नहीं, निकलना ही है. तो ऑल वैल्यूज बेटर टू कन्वर्ट इनटू न्यूटन एंड mm. अब ये किलो न्यूटन और मीटर को अगर कन्वर्ट करना है तो किलो न्यूटन को न्यूटन करेंगे 10⁻³ किलो न्यूटन का न्यूटन, और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इट बिकम्स 10⁻⁶. तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं डायरेक्टली 10⁻⁶ अगर कर दूँ, सो दिस विल बी इन न्यूटन एंड mm. ये साइड जो है ये ब्रैकेट हो गया अभी न्यूटन mm में इसको मल्टीप्लाई करने से, और ये तो mm में आएगा अब, और ये न्यूटन mm हो गए, तो दोनों इक्वल हो गए. सो फ्रॉम दिस व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डायमीटर that is equals to 36 mm. This is the diameter we have to provide, minimum diameter. इतना मिनिमम प्रोवाइड करेंगे तो 700 MPa स्ट्रेंथ जो है वो कैरी करेगा. ये एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए. अब दूसरा क्राइटेरिया ये है कि 400 MPa जो है ना, वो भी एक्सीड नहीं होना चाहिए. नाउ वी नो अनदर इक्वेशन टाउ या तो फिर Q मैक्स इज इक्वल्स टू, यही इक्वेशन है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये 16 पाई डी क्यूब, सिर्फ यहाँ पर अपना इक्वेशन है यम स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर. नाउ जस्ट वी पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. इट इज Q max is given maximum allowable 400 and 16 by pi d क्यूब, और ब्रैकेट में अभी अंडर रूट 2 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, ब्रैकेट कंप्लीट. एंड नाउ अगेन दिस वन शुड बी मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, क्योंकि ये भी किलो न्यूटन मीटर में है, इसको अपन ने न्यूटन mm में कन्वर्ट कर दिया, दोनों भी न्यूटन mm में हो गए. तो डायमीटर जो है ये अपने को मिलेगा mm में, एंड इट इज इक्वल टू 38.4 mm. दिस इज द डायमीटर. अब ये दोनों में से अगर 36 प्रोवाइड करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि शियर स्ट्रेस 400 के ऊपर नहीं जाने देना है, तो उसके लिए डायमीटर कम से कम इतना लगेगा. तो 36 प्रोवाइड नहीं कर सकते अपन. तो मैक्सिमम ऑफ दिस टू वी हैव टू प्रोवाइड एज ए डायमीटर. अगर 38.4 अगर प्रोवाइड करते हैं तो इसमें सेटिस्फाई होगा, ये 700 के ऊपर जाएंगे नहीं स्ट्रेंथ. ओके, सो प्रोवाइड डायमीटर मैक्सिमम ऑफ about 2. Okay, that is D is equals to 39 mm. ये राउंड अप करना होगा, और फिर से राउंड अप करना है तो 440 न्यूटन. ये दोनों में से एक प्रोवाइड करो तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है प्रैक्टिकली, है ना. 39 कट करना तो 40 अगर कट कर देते हैं, सो
ये दोनों भी कंडीशन जो है ट्रेसेस की अलाउएबल मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ये एक्सीड नहीं होंगी इस टॉर्क में, इस शाफ्ट में, तो ये शाफ्ट 40 mm डायमीटर का अपन अगर प्रोवाइड करते हैं तो अच्छा रहेगा। ओके, अब ये प्रॉब्लम देखते हैं। इफ वैल्यूज ऑफ सिग्मा एक्स इज 32 MPa, सिग्मा वाई माइनस 10 MPa and major principal stress sigma 1 is equals to 40 MPa, the minor principal stress is, अपने पास sigma x is 32 MPa, sigma y is minus 10 MPa, sigma 1 is equals to 40 MPa. These are given, we have to find sigma 2, minor principal stress निकालना है। We know one equation, sigma x plus sigma y is equals to sigma 1 plus sigma 2। ये अपने पास इक्वेशन है, ऑलरेडी देखा है अपन ने। अब कुछ नहीं, सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट कर दो 32 प्लस सिग्मा वाई की वैल्यू माइनस 10, ओके। सिग्मा 1 की वैल्यू 40 पुट करो और सिग्मा 2 की वैल्यू अननोन है, ओके। यहाँ पर आएगा ये 22 और 40 प्लस सिग्मा 2, सो व्हेन वी सॉल्व दिस सिग्मा 2 विल बी माइनस 18 MPa. This is the answer. Okay, so in this way we can solve numericals. अभी ये जो है ऐसे ही बाकी भी इक्वेशंस अपन देख चुके हैं। यदि कभी एक आधे बार रिजल्टेंट निकालना है, ये भी पूछा गया है, ऐसे रहा तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 अंडर रूट, सिंपल इक्वेशन, इट इज़ अवेलेबल विथ अस, बराबर है। ऐसे ही कुछ अदर इक्वेशंस भी अवेलेबल है। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, वो भी अंडर रूट है ना। अब थीटा निकलना है तो भी ये इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं अपन। तो ऐसे जो इक्वेशंस अवेलेबल है उसके सहारे अपन ये कर सकते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो है ये एक है और दूसरा ये दो इक्वेशंस एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ओके।